दुनिया में नया मंजरनामा बन रहा है, नए दोस्त बन रहे हैं, नया ब्लॉग बन रहा है, सिर्फ अपने अपने मुफादात के लिए, क्योंकि मुल्कों की खारजा पॉलिसियां मुफादात और नजरियात दोनों के साथ वजूद में आती हैं। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जो दरअसल 750 ईस्वी में शुरू हुआ, और ये भी कि इसराइल का वजूद भी पाकिस्तान ही की तरह टू नेशन थ्योरी की बेस पर हुआ। नाज़रीन, कायदे आज़म के आखिरी अयाम में खारजा पॉलिसी पर कोई अहम हिदायत सामने आई तो वो इसराइल के बारे में थी, जिसे वो तस्लीम नहीं करते थे। फ़लस्तीन पर कब्जे और फ़लस्तीनियों के हवाले से पाकिस्तान के खुसूसी जज्बात हैं, जिनका ख्याल पाकिस्तान की हर हुकूमत ने हमेशा रखा है। हम इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते, ये वो अहम सवाल है जिसके जवाब जज्बाती भी हैं और तारीखी हैसियत के हामिल भी, जबकि दीगर अरब ममालिक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। हाल ही में UAE ने इसराइल की हैसियत को तस्लीम किया, जिसके बाद एक नई बहस का आगाज हो गया। इसी पर बात करेंगे आज के शो में, लेकिन पहले इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक मुख्तसर पैकेज। 14 मई 1948 इसराइल का क़याम अमल में आया और इसी दिन अमेरिका ने इस रियासत को कबूल कर लिया। 15 मई 1948 इसराइल के क़याम के ऐलान के साथ ही 1948 के अरब इसराइल जंग का भी आगाज हो गया। दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद 194 मंजूर हुई, जिसकी रौ से इस इलाके में 2 रियासतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। अगस्त 1949 में तुर्की वो पहला मुस्लिम अक्सरियत मुल्क था जिसने इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए। 29 अक्टूबर 1956 की तारीख में दूसरी अरब इसराइल जंग छिड़ गई, जिसको सुइस क्राइसिस भी कहा जाता है। 5 जून 1967 के दिन तीसरी अरब इसराइल जंग छिड़ गई। तारीख में ये जंग 6 रोज यानी कि 6 डेज वॉर भी कहलाती है। इस जंग में बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से निकलकर इसराइल के कब्जे में चला गया। मजीद सहराए सीना यानी सिनाई डिजर्ट मिस्र के कंट्रोल से निकल गया। 6 अक्टूबर 1973 के दिन चौथी अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इसमें शाम के हाथों से गोलान की पहाड़ियां निकल गईं। 17 सितंबर 1978 में इसराइल और मिस्र के दरमियान कैंप डेविड समझौता तय पा गया, जिसकी रौ से मिस्र ने इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइल ने मिस्र को सहराए सीना का बेशतर इलाका वापस कर दिया। 6 अक्टूबर 1981 इसराइल को तस्लीम करने के इक़दाम पर काहिरा में एक फौजी परेड में मिस्री सदर अनवर सादत को कत्ल कर दिया गया। 29 अक्टूबर 2004 में फलस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात को इसराइल काबिज अफवाज के उनके अपने कंपाउंड में कत्ल कर दिया गया। 19 सितंबर 2005 में पाकिस्तानी वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की साबिका इसराइली वजीर खारजा से तुर्की में मुलाकात हुई। 12 जुलाई 2006 में लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। 31 मई 2010 इसराइली फोर्सेस ने गजा फ्लोटेला नामी बहरी जहाजों के एक काफिले पर हमला किया, जिसको तुर्की के सदर ने रियासती दहशतगर्दी करार दिया। 2 सितंबर 2011 तुर्की ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। 2 सितंबर 2011 तुर्की ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। 13 अगस्त 2020 में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात में एक मुआहदा तय पा गया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्रॉस फायर विद शाजिया खान के साथ। आपको एक बार फिर खुश आमदेद। अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा दूँ। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इरफान अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी उबूर हासिल रखते हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है स्टूडियो में साबिर अबू मरियम साहब ने, सरबरा फ़लस्तीन फाउंडेशन है। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और एक रिलीजियस एक्सपेक्ट हम लेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, काजी अहमद नूरानी साहब से। आप दोनों को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। सबसे पहले इरफान अली साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी। अगर हम देखें, तहरीक उठा के देखें दुनिया में, तो कश्मीर और फ़लस्तीन एक ऐसा इशू है जो बहुत बड़ी तहरीक है और आज से नहीं है, 72 सालों से चलती आ रही है। अगर हम हिस्टोरिकल इस पे जाते हैं तो 750 ईस्वी से हमें इसके ताने बाने मिलते हैं। देखा जाए तो जो इसराइल है वो एक नज़रियाती बिना पर वजूद में आए हैं। इतना बड़ा डिस्प्यूट है, आपको क्या लगता है ये इसका इम्पैक्ट क्या है दुनिया में? ये क्या, कहाँ से इसके ताने बाने मिलते हैं? देखिए, ये जो है जिसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं या कॉलोनियल पावर्स से, जैसे कि बर सग़ीर भी इस अज़ाब से गुजर चुका है। बरतानवी साम्राज्य एक बड़ी ताकत थी, उसकी जो है मतलब तूती बोलता था पूरी दुनिया में, कहते थे उसका सूरज गुरूब नहीं होता था।
इस तरह फ्रांस एक बड़ी जो है इंपीरियलिस्ट पावर थी, यानी कि दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करने वाली ताकत को साम्राज्य कहते हैं हम लोग। तो ये जो ताकतें थी, इन्होंने साइक्स-पीको एक माहिदा बनाया था, उसके तहत जो है ये सल्तनत उस्मानिया का सुकूत किया था और उसी के बतन से जो है ये जो है एक नया नक्शा जो है तश्कील पाया था। तो यहाँ जो है असल जो इसराइल का जो इशू है वो एक मतलब जो है एक पेचीदा इशू इसलिए है कि ये यहाँ की मकामी आबादी नहीं है, यानी कि जिन लोगों ने ये इसराइल नाम से एक मुमलिकत बनाई ये यहाँ के मकामी यहूदी नहीं थे, ये गैर मुल्की थे। इन्हें एक साजिश के तहत जो है मुख्तलिफ मराहिल में लाकर जो है यहाँ पर आबाद किया गया। उसके बावजूद जब जो 1948 में डेमोग्राफिक पोजीशन ये थी कि ये उस वक्त भी जो है काबिल ज़िक्र मतलब जो इनकी तादाद नहीं थी, फीसदी के एतबार से भी ये बहुत ही मतलब जो है माइनॉरिटी के उसमें थे, यानी कि ज्यूइश जो थे और यानी कि गैर मुल्की जो ज्यूज आए थे उसके बाद भी ये अक्सरियत तो क्या मतलब जो अकलियत में भी बहुत कम थे, यानी कि 1/3 समझें आप, अगर ज्यादा से ज्यादा खींचतान के भी बोला जाए तो यानी कि जो ये अरब मेजॉरिटी मुल्क है, अरब से जब जो हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों अरब हैं, यानी कि अरब जो है एथनिक जो है उनकी वो है, रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। तो फलस्तीनी अगर ज्यूज होते तो वो मतलब जो है फलस्तीनी जो है अरब जो है कि मुसलमान और यहूदियों के साथ ईसाइयों के साथ मिलकर रह सकते हैं, मतलब उनका अपना उनकी अपनी सरजमीन है अगर वो सदियों से वहीं आबाद है तो। लेकिन ये गैर मकामी है, इन्हें 1948 में यानी कि पहले से जो है पहली जंग अज़ीम से पहले से जो है इनको मुख्तलिफ मराइल में यहाँ पर लाया गया है और इस सरजमीन पर कब्जे की नीयत से, वो भी नस्ल परस्ताना बुनियादों पर, ना कि मजहबी बुनियादों पर। तो ज़ायोनिस्ट जो तहरीक थी वो इसकी जो है वो मतलब जो नस्ल परस्ताना जो बुनियाद पे ज़ायोनिस्ट तहरीक की बुनियाद के ऊपर ये यहाँ पर लाए गए थे। तो इनका जो है आलमी साम्राज्य से एक जो है वो इत्तेहाद था। तो इस बुनियाद पर जो है ये कब्जा है, नाजायज कब्जा है फलस्तीन की सरजमीन पर, जो कि डेमोक्रेसी के जो जमहूरी उसूल हैं उसके तहत भी यानी कि मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए था, या उनसे पूछा जाना चाहिए था कि यहाँ का जो है वो पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, जो कि नहीं पूछा गया और आज तक यही मसला चला आ रहा है। तो यानी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना कंफ्यूज करना चाहिए। यहाँ पर जो एथनिक हो या रिलीजियस हो, किसी भी हवाले से जो है ये जो है ज्यूइश स्टेट यहाँ पर जो है बनती नहीं है, ना लीगल है ना डेमोक्रेटिक है और ना ही जो इसका कोई जो है मॉरल कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि नॉन लोकल से नॉन नेशनल है, नॉन फलस्तीनियन से, ये इसका पस मंजर है। तो ये अभी तक जो है फलस्तीन पर इनका कब्जा है, इसराइल के नाम से जो है ये एक जो है जाली वजूद यहाँ पर बना दिया गया है। और इसराइल ये सिर्फ फलस्तीन पर कब्जा नहीं है, इन्होंने लुबनान के भी बहुत से हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है और शाम का जो जोलान का हिस्सा है 1980 में किया था, लेकिन वो आजाद करा लिया। नहीं, यानी कि अभी भी लुबनान के बाज इलाकों पे जो है शिबा फार्म्स उसका जो मशहूर नाम है, या ब्लू लाइन जहाँ पे बनी हुई है, उस तरफ का इलाका लुबनान का अभी भी इनके कब्जे में। लुबनान की जो गैस है जेर समंदर वो जखायर, उस पर भी इसका कब्जा है इसराइल का। और जोलान की पहाड़ियां जो शाम का इलाका है, मकबूजा जोलान, उस पर भी जो है इसराइल का कब्जा है। तो ये 3 मुल्कों पे तो बराह रास्त कब्जा है और वहाँ के जो लोग हैं, शाम की हुकूमत, फलस्तीनी कौम और जो है लुबनानी, उनकी नजर में जो है इसराइल एक जो है वो खुला दुश्मन है जो उनके इलाकों पर काबिज है। ये है इसकी हकीकत। ठीक है। अच्छा साबिर साहब, हम देखते हैं कि 1940 की करारदाद तो बड़ी लोगों को याद है, लेकिन एक और करारदाद आई थी फ़लस्तीनियों के हवाले से, 1940 में थी। तो एक क्लियर मैसेज, क्लियर स्टांस तो शुरू से था, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह जब जिंदा रहे पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, तो इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कांटेक्ट भी किया था, लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो एक खारजा पॉलिसी बहुत क्लियर रही है। आपकी फाउंडेशन भी मेरे ख्याल 2008 से है, और लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि सिर्फ यौम कुद्स के अलावा हमें उस तरह से एक्टिव एक किरदार नज़र नहीं आया है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो जाए, हमारे ऑपोजिशन हो जाए, या हमारी कोई इदारे हो जाए। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और पहली बात यह कि जैसा कि आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी है, यकीनन हमारी जो नई जनरेशन है इस वक्त, उसको ये पता होना चाहिए कि मसला फ़लस्तीन क्या है और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान हम क्यों फ़लस्तीन की मतलब हिमायत करें, क्यों उसको सपोर्ट करें। उसकी बुनियाद वही है जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्गान ने जिस वक्त बरसगीर के अंदर क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद शुरू थी, दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर जो है वो यहूदियों को, जिस तरह इरफान भाई अभी बता रहे थे कि यहूदियों को लाकर वहाँ बसा रहे थे, और फिर उन्होंने 1948 में एक सेहूनी रियासत का ऐलान कर दिया। उस ज़माने में कायदे आज़म कैटेगोरिकली ये कहते थे कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और बर्र सगीर के मुसलमान
इसके खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स को ख़त भी लिखा और कहा कि हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, हम इसके खिलाफ क़याम करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और अल्लामा इकबाल ने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे फ़लस्तीन की खातिर जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और ख़ुद आपने जाकर फ़लस्तीन में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बैतुल मक़दस में मुफ्ती आदम फ़लस्तीन के साथ वहाँ पे शिरकत की अल्लामा इकबाल ने, और इस तरह फ़लस्तीन के मसले को गाए बगाए उन्होंने उजागर करके हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा कि रहते वक्त तक आखिर तक ये मैसेज नस्ल दर नस्ल जारी रहे और हमें ये पता चले कि हमारी पॉलिसी क्या है और हम क्यों फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें पता होना चाहिए। दूसरी जो फ़लस्तीन फाउंडेशन की बात है, हमारा भी यही मकसद है। पाकिस्तान में जो हमारा क़याम है, हम यही चाहते हैं कि सिर्फ सालाना बुनियादों पर फ़लस्तीन कॉज़ की बात ना हो, यौमुल कुद्स के दिन सिर्फ फ़लस्तीन को याद ना किया जाए, बल्कि पूरा साल ना सिर्फ फ़लस्तीन के मज़लूम बल्कि कश्मीरी हमारे भाई हैं वो मज़लूम हैं, इसी तरह दुनिया के किसी भी खित्ते में जो मज़लूम है हम उनकी हर मौके पर एक इखलाकी हिमायत यहाँ से करते रहें। और फ़लस्तीन फाउंडेशन पूरा साल यही कोशिश करती है और इस उन्वान से मुख्तलिफ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते रहते हैं। हत्ता कि कोरोना वायरस से जो इफ़ेक्ट हुए हैं इस वक्त हमारे हालात, हमने इस दौरान भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और जो गूगल के ज़रिए जूम एप्लीकेशन और इस तरह की जो एप्लीकेशन जो आई हैं उसके ज़रिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार किए हैं ताकि लोगों तक मैसेज जो है वो कन्वे होता रहे। तीसरी जो आपकी बात है जिसमें हमारे जो पॉलिटिशियन और जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि इनकी तरजीहात में नहीं है, क्योंकि इनकी तरजीहात तो चेंज हो चुकी हैं। इनकी तरजीहात में तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आज फ़लस्तीन की बात नहीं करते, जो लोग आज जो चाहते हैं कि वो इसराइल के कैंप में खड़े हो जाएं और जो चाहते हैं कि कश्मीर को फरामोश कर दें, ये सब एक है। इनकी तरजीहात पाकिस्तान भी नहीं है। ये अगर इनका बस चले तो ये पाकिस्तान को भी बेच डालेंगे। लिहाजा हम यही कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रही ना, आज से तो नहीं चल रही है। ज़िया दौर में देखा आपने इंटेलिजेंस रवाबित थे इनके साथ, फिर कसूरी साहब की मुलाकात हुई तुर्की में उनके वज़ीर ख़ारजा से। अच्छा इरफान साहब, जी इरफान साहब, एक तो ये मैटर ये आजकल जो चूँकि ये एक डिबेट शुरू हो गई है, वजह यही है कि UAE ने इसको सिफारती तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। ये पहला अरब मुल्क तो नहीं है, स्टेट नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा मिस्र ने 1979 में किया, एक्सेप्ट किया था। मैं सफारती ताल्लुकात की बात नहीं करी। फिर आपका जॉर्डन आ गया था 1994 में। टर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा जो है सफारती ताल्लुकात वो किए। पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात में कबाहत क्या है अगर दीगर अरब ममालिक मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो? देखिए असल जो चीज़ है कि मतलब उसको उसके मतलब जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मतलब असल फरीक कौन है? सबसे पहले फ़लस्तीनी है, ठीक है। तो क्या फ़लस्तीनियों ने जो है आपको 48 में कहा या 48 से पहले कहा दुनिया को? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बानियान पाकिस्तान या बर्रे सगीर का हर वो मुस्लिम क़यादत यानी कि जो जिसने पाकिस्तान की हिमायत ना भी की हो, मसलन हुसैन मदनी साहब हों या दीगर हों जो उस दौर के जो ज़ोमा थे, मोहम्मद अली जौहर साहब थे या दीगर थे, मुस्लिम कायदीन मतलब शुरू से क्लियर थे कि एक जो है ये एक गलत किस्म की रिवायत होगी। जैसे कि अल्लामा इकबाल, उनका 1930 में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा था कि है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। तो ये एक मतलब एक मॉरल एक ग्राउंड है। फिर ये कि जमहूरी उसूलों के तहत भी उसका हक बनता नहीं था, नंबर एक। नंबर दो कि ये असल फरीक तो फ़लस्तीन खुद है, यानी कि जब फ़लस्तीन है तो मतलब जो फ़लस्तीन जब तक तस्लीम नहीं करता है तो दूसरों के तस्लीम करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मसलन अमारात के 25 साल से ताल्लुकात थे, तो मसलन क्या मतलब फ़लस्तीन के लिए क्या बेहतरी आई, यानी कि क्या इसराइल ने कोई शर्त मानी? नहीं, बल्कि उसने जो रहा लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले जो है अनवर गारकश जो है इनके वज़ीर ख़ारजा UAE के, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने ये कहा कि हम अगर इजराइल से कोई सफारती ताल्लुकात करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम मिल रहा है मुज़ाकरात का, जो वेस्ट बैंक पे उनका कब्जा है उसमें हमें। अब ये तो देखिए वही बात हो गई कि सो कॉल्ड एक दुनिया को जो इम्पैक्ट दिखाने के लिए उन्होंने ये कह रहा हूँ कि जब जो है 1969 में 69 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई थी, इस्लामी ममालिक की तंजीम जो जद्दा में जिसका हेडक्वार्टर है, उसमें क्या लिखा था कि मतलब मुस्तकिल हेडक्वार्टर इसका अल कुद्स में होगा। वो बैतुल मुक़द्दस किसके पास है? अब तो मतलब जो है ट्रंप ने मान लिया, जिसने ये डील कराई है अमारात की, उसने यरूशलेम को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल कुल मान लिया। तो मुज़ाकरात तो मतलब जो आपके 48 से चला रहे, ओस्लो है जो यासिर अरफात के साथ हुआ, या जो जितने भी मतलब कैंप डेविड से लेकर, और ये जो है मैं ये कहूंगा कि जो OIC क्यों बनाई थी 69 में, अगर यही सब चीजें थी, और OIC में आपने क्यों लिखा था कि जो बैतुल मुक़द्दस ही जो है दारुल हुकूमत होगा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का,
तो मामला फिर वहीं पर है कि अमारात के तस्लीम करने या जो है किसी के भी तस्लीम करने का मसला नहीं है। मसला ये है कि फ़लस्तीन पर कब्जा है, बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा है, शाम के इलाकों पर कब्जा है, लुबनान के इलाकों पर कब्जा है। जब तक ये तीन जो इस कज़िये के असल फरीक हैं, ये जब तक राजी नहीं होंगे तब तक कोई भी उसको कबूल करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी कि मशरिक़ वस्ता में जो अमन की बात कर रहे हैं, ये जो अमारात ने जो अब किया है और जो मुश्तरका बयान आया ट्रंप साहब का, वो वली अहद जो है MBZ हैं और जो ये नेतन्याहू हैं, इनका मुश्तरका बयान में क्या है कि मशरिक़ वस्ता में जो पीस है उसको एडवांस करेगी। ये चीज़ कैसे करेगी? यानी कि जबकि वो तो जो है जो असल फरीक है वो तो आर्म्ड रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए हैं, हमास है, हिज़्ब जहाद इस्लामी फ़लस्तीन है, हिज़्बुल्लाह है, ये सब लोग तो अपने अपने इलाकों की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से राजी करेंगे, किससे मुज़ाकरात होंगे? जो असल फरीक है मुज़ाकरात उससे होने थे, और वही जो है और जो मिडिल ईस्ट का जो पीस ब्रोकर था अमेरिका था, उसके ऊपर तो जब उसने ये डील ऑफ द सेंचुरी लॉन्च की तो खुद जो फ़लस्तीन की वो क़यादत, ट्रम्प का तो अपना एक मकसद है ना, नहीं मैं कह रहा हूं फ़लस्तीन की वो क़यादत जिससे इन्होंने ओस्लो पीस प्रोसेस शुरू किया था, उस क़यादत ने अमेरिका को डिसऑनेस्ट ब्रोकर डिक्लेयर कर दिया। यानी कि वो उसकी जो है अब जो सालिसी है उसमें जो है गैर जानिबदारी खत्म हो चुकी है। तो गैर मुनसिफाना एक हल जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। तो मतलब किस उसूल की बुनियाद पर? इंटरनेशनल लॉ तक उसको नहीं मानता, जो दुनिया में इन्होंने खुद नाफिज किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत किया हुआ है, जो दीगर जो फरीक हैं, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो दीगर लोग हैं, उनका भी मतलब जो है शुरू से स्टैंड यही चला आ रहा था। अमेरिका ने सिर्फ अपनी पोजीशन बदली है, वरना तो जो है मतलब कोई तब्दीली तो रूनुमा नहीं हुई है। और जो असल जो है जो UN का पार्टीशन प्लान था उसके तहत भी इसराइल नहीं बना है। मसला ये है, वो जो करारदाद की बात करते हैं, ना तो ये तारीखी हक की बुनियाद पर यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि तारीख मतलब जो है हम खान है, अगर हमारे अजदाद जो है वो अफगानिस्तान से आए थे तो आज हम जाके अफगानिस्तान में क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे अजदाद यहाँ से चले थे, या आज जो है वो जो इंडिया से यहाँ आए तो वो आज जाकर मोदी की हुकूमत जालिम और मजलूम के लिए UN की किसी भी करारदाद को आप उठा के देख लें, वो एक डमी इदारा आपको इस हवाले से नजर आता है। बिल्कुल UN का जो किरदार नजर आया वो हमें सिहोनी और ये जो इस फलस्तीन क्या ईसाई है इनके आवाज से बड़ा क्लियर स्टांस होता है। साबिर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझ में अब आ रही है, एक तो देखें बात मैंने अभी जालिम मजलूम की दुनिया में सबसे बड़ी जंग तो यही है, लेकिन फ़लस्तीन की ज़मीन से जो एक हमारी वाबस्तगी है, हमारा खाना काबा पहले वहाँ क़िबला अव्वल हमारा वहाँ पे रह चुका है, हमारा मक्के के बाद मदीने के बाद जो तीसरा हमारा बड़ा एक वाबस्तगी है, मजहबी वाबस्तगी, वो फ़लस्तीन की ज़मीन से है। अब ये जो हम बात करते हैं मुस्लिम ममालिक की, मेरा ख्याल है 57 अभी तक हैं ममालिक जो, इनका कभी इस तरह से किरदार नजर नहीं आया, ना इनमें वो यूनिटी नजर आई। अगर मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर ये तो रोज़े महशर तक फ़लस्तीनियों के साथ यही जुल्म होता रहेगा। एक इजलास बुलाया OIC ने कभी फ़लस्तीन के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता, आप बताएं इस वाले से। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो अरब और मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद है, यूनिटी है, उसको भी पारा पारा किया गया है, उसको भी साजिशों के ज़रिए। जो मैंने पहले सवाल के जो जवाब में बात कर रहा था कि हुक्मरानों के ज़ाती मफादात अवाम के इज्तमाई मफादात के आड़े आ चुके हैं, यानी उनको अपनी ज़ाती सहूलियात चाहिए, किसी को इक़्तिदार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, तो वो अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं, उनको उसी हिसाब से पॉलिसियां बन रही हैं, और उनको वो आलम इस्लाम के मफाद से कोई फ़र्क नहीं। आप देखें जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हुआ तो यही अरब थे, 6-6 मुल्क 8-8 मुल्क मिलकर इन्होंने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन के लिए वो जंगें लड़ी। लेकिन उन जंगों के बाद फिर क्या हुआ? उन जंगों के बाद ये फिर इसराइल के खौफ में कहीं पे दब गए, कहीं मफादात की आड़ आ गई इनके आगे, और ये फिर स्लो करते करते आज भी अगर अरब अमारात जो उसने किया है इस वक्त एक सफारती तौर पर उसने ताल्लुकात कायम किए हैं, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उनके वही ज़ाती मफादात हैं जिसमें उनको गारंटीज दी गई है अमेरिका की तरफ से कि आपका इक़्तिदार बाकी रहेगा, आप मोहम्मद जाहिद साहब अगर 100 साल तक जिंदा रहेंगे तो आप ही यहाँ के वो खलीफा रहेंगे, हम किसी और को इधर उधर से आने नहीं देंगे। यही गारंटी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को दी थी जब डील ऑफ द सेंचुरी लेकर आए थे 2 साल पहले। यही डोनाल्ड ट्रंप ने जब सऊदी अरब में वो आए थे और वहाँ एक आपको पता है पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों को बुलाकर और डोनाल्ड ट्रंप को खलीफा बनाकर वहाँ उनका खिताब करवाया गया, तो वहाँ मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त वहाँ के वली अहद हैं उनको यही गारंटी दी गई कि आप जब इसके बाद इक़्तिदार संभालेंगे अपने वालिद के बाद चंद एक दिन में जब भी चले जाएंगे वो अगर दुनिया से, तो आपके इक़्तिदार को हम हिलने
नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने अपना किबला चेंज कर लिया। अब इनको जब इनका किबला अमेरिका की तरफ चला गया, शैतानियत की तरफ चला गया है, तो अब इनको किबला अव्वल बैतुल मक़दस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसको उस सरजमीन जो फ़लस्तीन है, जो सिर्फ किबला अव्वल की वजह से नहीं बल्कि लाखों हजारों अंबिया कराम उनके मकामात मुक़द्दसा हैं, वो भी हमारे लिए मोतबर अच्छा, अब ये जो तहरीक हमने देखी, हमास की देखी, हमने जिहाद इस्लामी की देखी और हिजबुल्लाह की देखी, अभी हमें इस वक्त हिजबुल्लाह एक ऐसा टफ टारगेट नज़र आ रहा है इजराइल के लिए। अभी जो बैरूत में हुआ, उसके भी ताने बाने, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आया वो साजिश हुई है या नहीं हुई है। ये जो मैंने 3 नाम लिया, तंजीमें हमास हो गई, जिहाद इस्लामी हो गई और हिजबुल्लाह हो गए, इनको किस तरह अभी हम, इनका मतलब क्या स्टैंड नज़र आ रहा है? क्या वाकई ये इतना, हिजबुल्लाह से तो डरता है इजराइल, ये तो बड़े वाज़े तौर पे, लेकिन और उस तरह से तहरीक हमें तंजीम नज़र नहीं आ रही साथ हिजबुल्लाह के। देखें, हिजबुल्लाह से भी जो आपकी बात है दुरुस्त है। हिजबुल्लाह से इसराइल डरता है क्योंकि हिजबुल्लाह अब ताकतवर हो चुकी है। हिजबुल्लाह अब वो नहीं है कि जो 1982 में छापामार कार्रवाइयाँ करती थी गली मोहल्लों में, जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई करती थी, नहीं। अब हिजबुल्लाह उस पोजीशन पर है कि वो इसराइल को कहती है कि अगर आप हमारा एक मारोगे, हम भी आपका एक मारेंगे। अगर आपने हमारी पोर्ट पर हमला मुलव्विस हुए इसके अंदर, तो हम भी आपकी पोर्ट पर इतना ही बड़ा काम करेंगे। ये कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं। अब दूसरी तरफ जो हमास है फ़लस्तीन में और जिहाद इस्लामी है फ़लस्तीन में, ये भी दोनों, और मैं कहता हूँ इससे हटकर एक बात कहता हूँ कि इनकी जो ये रेजिस्टेंस है, ये भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के मुताबिक बिल्कुल ये कानूनी नोयत की है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये गैर कानूनी है। अच्छा, अब हमास और जो जिहाद इस्लामी है वो भी ताकतवर हो चुके हैं। उनको किसने ताकतवर किया है? हिजबुल्लाह ने ज़ेर ज़मीन सुरंगें बना रखी हैं जो गज़ा तक जाती हैं। अभी पिछले दिनों इसराइल ने कुछ सुरंगें पकड़ ली थी और बड़े खुश हो रहे थे कि हमने 10 सुरंगें पकड़ी हैं। तो हिजबुल्लाह ने कहा अभी तो 10 तो हमने खुद छोड़ दी तुम्हारे लिए, और कितनी है तुम्हें नहीं पता। तो इनका एक रिलेशन है जो इस्लामिक रेजिस्टेंस की तहरीकें हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, जिहाद इस्लामी, तो इनको ताकतवर किया गया है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि उस कुव्वत का नाम भी लेना चाहिए जिसने इनको ताकतवर किया है, वो इस वक्त ईरान है। ईरान ने इनको ना सिर्फ असलहा दिया, ना सिर्फ अपना दौलत दी, बल्कि इनको ट्रेन किया। एक्चुअली मैं इरफान साहब से यही बात करना चाहती हूँ, इसी से इंटरलिंक करके। एक तो पहले मैं ये आती हूँ कि ट्रंप ने जो इजराइल और यूएई का एग्रीमेंट था उसका ऐलान किया, क्यों सालिसी बना? उसने क्यों ऐलान किया? ऐलान करना था तो इजराइल करता, सबसे मेन सवाल। अब इसके ताने बाने मेरे हिसाब से तो ये है कि ट्रंप का चूंकि नवंबर में इलेक्शन है, वो अपने आपको पावरफुल करना चाहता है। दूसरा वही बात आ गई साबिर साहब ने की कि ईरान के खिलाफ कुव्वतों को मजबूत करना है, जैसा कि वो इन्हें तंजीम हमास हो गया, जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह को वो मजबूत कर रहा है। यही वजह है। नहीं, देखिए अभी जो है 2 सवाल रह गए जो मतलब जो मेरे ख्याल में उसका जवाब पहले हो जाना चाहिए। नंबर 1 के मतलब जो इससे फायदा क्या होगा, यानी कि इसराइल को तस्लीम करने से क्या मिस्र की इक्तसादी मुश्किलात खत्म हो गई? क्या उर्दन की इक्तसादी मुश्किल, मतलब जो है पाकिस्तान से बदतर हालत है मिस्र और उर्दन की, मतलब मांगे तांगे पे गुजारा है आज तक, वो दस्ते नगर बने हुए। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इक्तसादी मुश्किलात जो है इसराइल को तस्लीम करने से किसी भी मुल्क की हल हो जाएंगी, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि पीछे एक रिकॉर्ड है, 1978 में कैंप डेविड हुआ मिस्र का, जो अनवर सादात ने किया। आज तक मिस्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, हमेशा जो है बेल आउट पे आता है। और उर्दन जो है वो सऊदी अरब के जो है वो जो इसको तस्लीम करने की एवज में जो खैरात है, कर्ज है, हालांकि वो कर्ज है, उसमें था। तो एक चीज ये। दूसरी बात आपने कहा कि बैरूत का जो सानिया, उसमें जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था कि 6 बजे वहां पर धमाका हुआ था, उससे तकरीबन 2 घंटे पहले 4:08 पर और 4:09 पर इसराइल के पीएम का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा हुआ है, वाज़े धमकी है कि मतलब हम जो है तुम्हारे साथ कुछ करने वाले हैं। हिजबुल्लाह समेत इसराइल के हर दुश्मन को उन्होंने धमकी दी थी, और उसके 2 घंटे के बाद, तकरीबन 2 घंटे, उसमें वो धमाका हुआ। तो मतलब ये तो धमकी पहले ही ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। इसराइल जो पीएम ऑफ इसराइल का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर ये धमकी थी। अब रह गई ये बात कि जो ट्रंप इसमें क्यों आ रहा है। देखिए, बात यह है कि जो है इसराइल जो है, जो ज़ायनिस्ट जो नस्ल परस्तों की जो है वो एक हुकूमत या रियासत, जाली ही सही लेकिन वो है, वो उसका फेस है। लेकिन पसे पर्दा उसको जो चलाया जाता है वो अमेरिका से चलाया जाता है। अमेरिका उसका हेडक्वार्टर है, और अमेरिका को चलाने वाला जो असल माइंड है वो कारपोरेट सेक्टर है, कारपोरेटोक्रेसी कहते हैं उसको। तो असल में तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, वो सब उसमें अमेरिका की हैसियत सेंट्रल है।
तो ये जो जितनी भी चीजें होंगी उसमें अमेरिका को रखना लाजमी है, नागुज़ीर है। अगर अमेरिका को माइनस करेंगे तो इसराइल कुछ भी मनवा नहीं सकता किसी से। तो अमेरिका की गारंटी के ऊपर ही, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है कि भाई आप जो है, आपको गारंटी है कि ताहयात जिस तरह आपके अजदाद थे उस तरह आप भी ताहयात जो है हुक्मरान रहेंगे। तो ये तो एक जो है अरब अवाम को और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो अरब जो है, जहाँ जो है इस्लाम आया है, उस सरजमीन के जो हुक्मरान है, शयूख शाह हैं, वो मान रहे, तो अब आप जो है मोर बिन अरब है। यानी कि अब पाकिस्तान में ये बहस होगी कि हम क्या फलस्तीन से ज्यादा फलस्तीनियों के, मैं ये कहूंगा कि फलस्तीनियों ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है, तो हम फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीन के हमदर्द नहीं है, हम फलस्तीन के पीछे खड़े हैं। यानी कि हम आगे नहीं खड़े हैं, हम पीछे हिमायत कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ ले लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा रिलीजियस एक्सपेक्ट से भी मालूम करेंगे, क्योंकि कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से यहूदियों को मलून करार दिया गया है। अभी आपने डिबेट भी सुनी, उसमें भी हमने यही बात की थी कि जॉर्डन और मिस्र जो है इजराइल को एक्सेप्ट करने के बावजूद इक्तिसादी तौर पे पावरफुल नहीं हो सका। यकीनन कुरान और हदीस की रोशनी में यहूदी और निसार जो है वो मुसलमानों के दोस्त हैं। ये बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।